मित्रों, जैसा कि हम ज्योग्राफी के अंतर्गत फसलों के संदर्भ में समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने फसल जो चावल थी उसके विषय में डिटेल से समझ लिया था कि चावल एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जोन में आने वाली एक फसल है। राइट। जो सबसे ज़्यादा भारत में अगर देखा जाए तो समस्त पूरे भारत के जितना भी उसका क्षेत्रफल है उसका 47% पर उसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन उत्पादन करने का रीज़न यही है क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप जानते हो कि ये जो फसल है ना, ये फसल जो है उष्णकटिबंधीय, क्योंकि खरीफ की फसल है तो खरीफ के समय आप जानते हो उस समय शुष्क प्रदेश रहते हैं, गर्मी का समय रहता है। ठीक है। तो उस समय आप जानते हो कि ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो रीजन है, इंडिया के ऊपर वाला जो बेसिक रीजन है, तो उस रीजन में भी ये फसल काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में देखने को मिलती है। और दक्षिण भारत में भी आप ये मिल जाती है, जबकि मध्य भारत में ये फसल देखने को मिल जाती है। तो इसलिए यह फसल जो है चावल 47% भारत के पूरे क्षेत्रफल का 47% पर ये उपजाई जाती है। राइट। अब बात आती है कि गेहूं के संदर्भ में समझते हैं। तो गेहूं आप जानते हो एक प्रकार की शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, यानी कि यह जो फसल है सर्दियों के समय बोई जाती है। ये रबी की फसल है और सर्दियों के समय बोई जाती है, और ये भारत की दूसरे नंबर की फसल मानी जाती है चावल के बाद। राइट। तो गेहूं आप जानते हो गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में भारत की दृष्टि अगर देखी जाए तो चाइना के बाद ही आती है, क्योंकि चाइना तो है हर जगह ही आपको सब प्रथम स्थानों पर देखने को मिलेगा, प्रथम स्थानों पर मिलेगा। जबकि भारत जो है उसके पीछे या उसके दूसरे सेकंड नंबर पे भारत की स्थिति देखने को मिलती है। तो भारत की बात की जाए तो भारत के संदर्भ में आप जानते हो कि जितना भी भारत का हिस्सा है उस हिस्से का लगभग अगर आप देखोगे तो 15%, राइट, 15% पर इसका उत्पादन होता है। अब अगर आप डाटा अगर देखोगे तो 15 से 17 के बीच है। ठीक है, क्योंकि निरंतर है कि जो ऐसी बंजर भूमि है उसको भी कृषि में परिवर्तित किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिसके ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। डिजिटल मिशन, कृषि डिजिटल मिशन है। राइट। साथ साथ ही आप देखोगे एकीकृत जो एकीकृत जो कृषि प्रणाली है वो आप जानते हो सरकार की योजना है। तो उसके अंतर्गत आप जानते ही हो कि कृषि के क्षेत्र में कितने सारे संसाधन जुटाए जा रहे हैं, साथ ही साथ मशीनीकरण हो रहा है निरंतर। तो इसके संदर्भ में आप जानते ही हो कि मशीनीकरण है, डिजिटलीकरण है, बहुत सारी नियमित जो प्रक्रियाएं, योजना है, परियोजनाएं हैं जो गवर्नमेंट निरंतर इनको प्रमोशन दे रही है। राइट। इस वजह से आप जानते हो कि इसी कृषि के क्षेत्र में भी निरंतर ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्गम स्थिति है, वहां पर भी पोषणों की स्थिति या मैक्रो माइक्रो लेवल के निरंतर सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता को प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर फसलों का उपजाऊ करने के लिए निरंतर उसमें क्या हो रहा है, मशीनीकरण उसका हो रहा है, कृषि की जांच हो रही है, स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है। तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती हैं इसकी वजह से कृषि प्रधान क्षेत्र भारत में काफ़ी उन्नति देखने को मिल रही है। राइट। तो इसी साथ आप जानते हो कि हमारा जो भारत है, तो भारत में अगर आप कृषि देखोगे तो कृषि के क्षेत्र में जो दूसरे नंबर की फसल है, राइट, वो आती है गेहूं। तो गेहूं एक प्रकार की शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधी का मतलब आप जानते ही हो, जैसे उष्ण कटिबंधी ऊपर वाला जो क्षेत्र एरिया होता है, ये वाला आपको रीजन मिलेगा, इस साइड वाला ये, ठीक, ये तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसमें भारत का ऊपर वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, थोड़ा मध्य प्रदेश भी आता है, उसे ऊपर आ जाता है आपका हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली वाला जो एरिया रीजन है, पीसीआर वाला जो उधर का क्षेत्र है। ठीक नीचे का अगर आप और देखोगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही ये फसल बोई जाती है, और ये दक्षिण भारत में ये देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय में होती है, सर्दियों के समय होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उन क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी जहाँ पर थोड़ा सर्दी का मौसम रहता है, मौसम ऐसा है थोड़ा जो ठंडा ठंडा रहेगा, तो ऐसे क्षेत्रों में ये गेहूं की फसल हो जाती है, और ये एक प्रकार की रबी की फसल है। राइट। इसको निरंतर वर्षा की आवश्यकता रहती है। साथ ही साथ आप जानते हो कि इसे अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। ओके, अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आप जानते हो कि 100 से 150 मिमी की वर्षा की इसको भी आवश्यकता पड़ती है। राइट। साथ ही साथ आप जानते हो अगर बारिश नहीं होती है तो लोग सिंचाई के माध्यम से इसको क्या है जल उपलब्धता कराते हैं, सिंचाई करते हैं।
सिंचाई के माध्यम से इसको सुविधाएं देते हैं, जल की उपलब्धता निरंतर बनाए रखते हैं। और आप देखना चाहते हो कि इसका जो तापमान है, तो तापमान लगभग में 20 से 25 से 30 डिग्री से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 20 और 30 के बीच कम ले लेते हैं, तो ये लमसम एक औसतन एवरेज तापमान टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसके में ये फसल जो है काफ़ी अच्छी उगती है और बहुत ही अच्छी होती है, राइट। तो आप एक चीज़ माइंड में सोच लीजिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय अगर आप देखोगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो आपको पता ही होना चाहिए रीजन कौन सा आता है, तो उसमें भारत की स्थिति क्या है वो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो जो गेहूं का उत्पादन है, तो मैंने आपको बताया 15 से 17% के बीच इसका क्षेत्रफल रहता है भारत का, उतने में ये फसल उगती है। और इतनी पूरे फसल का आप जानते हो इस पूरे 15 से 17% में इसका कोल्ड स्टोर रहता है, कोल्ड स्टोरेज रहता है। उसमें भी ये फसल जो है एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार जो है संग्रहित करती है, एमएसपी पे उठाती है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर ये सरकार जो है इस खाद्यान्न को खरीदती है और कोल्ड स्टोरेज में जमा करती है। तो आप जानते हो 15 से 17% केवल होता है भारत में, 15-17% होता है। और आप जानते हो 135 करोड़ भारत की जनसंख्या है, उनको 15 से 17% पर ही पूरे लोगों को क्या है एक भोजन या खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। 15-17% क्षेत्रफल है ओनली, उसी से ही संपूर्ण भारत है उसमें खाद्यान्न की उपलब्धता है, उसको सुनिश्चित कराती है गेहूं, ठीक। तो आप एक चीज़ माइंड में सेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप जानते हो टोटल मान लो 15 से 17% है, इसमें 100% कोई चीज़ उत्पादन हुआ और इसका 18% जो है वो भारत क्या करता है, निर्यात करता है, राइट। भारत इसका निर्यात भी कर लेता है, ओके। तो भारत इसका कितना निर्यात करता है, 18%, ठीक है। 18% वर्तमान में करता है। तो निर्यात आप जानते ही हो, और जो निर्यात है ना, ये जो निर्यात करता है ये आप जानते हो विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। विश्व में ये प्रथम स्थान है निर्यात की स्थिति से, निर्यात की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए गेहूं के क्षेत्र में जो भारत है वो सबसे अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा ये निर्यात करता है, राइट। जबकि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी ये विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक गेहूं के क्षेत्र में माना जाता है, गेहूं के फसल के उत्पादन में माना जाता है, राइट। जबकि मिस्र देखोगे तो सबसे बड़ा आयातक है, विश्व का सबसे बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं को कौन आयात करता है, वो मिस्र करता है। और सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, तो भारत करता है, राइट। वैसे यूक्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यूक्रेन के क्षेत्रफल में भी जो वहाँ का जो आपको देखने को मिलेगा स्टेपीज, राइट। तो स्टेपीज वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो उधर यूक्रेन वाले क्षेत्र में उधर स्टेपीज वाले जो गेहूं के मैदान हैं वहाँ पर आपको फसल जो गेहूं की उत्पादन है काफ़ी क्षमता, वहाँ की गुणवत्ता काफ़ी ठीक है। वहाँ के भी जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी सबसे निर्यातक माना जाता है। तो यूक्रेन की वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है इस समय अगर देखा जाए। तो वहाँ पर गेहूं की स्थिति को लेकर के या गेहूं की उपज को लेकर के वहाँ पर भी चिंताजनक विषय बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड वार ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, राइट। यूक्रेन और रूस की बीच जो निरंतर अभी आक्रमण हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से कृषि को लेकर के या कृषि में जो उपज है गेहूं की उनको लेकर चुनौती बनी हुई है, राइट। तो अब एक चीज़ और समझिए, तो गेहूं की हम बात कर रहे हैं तो गेहूं में आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, गेहूं में क्या होता है, गिलोटीन होता है, राइट। गिलोटीन एक प्रकार का आप देखोगे तो ये प्रोटीन ही होता है जो, या उसे, ठीक है, ये एक प्रकार प्रोटीन ही होता है जो शरीर की जो एक ऊपर की जो लेयर होती है, जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, लेयर या उसे त्वचा बोलते हैं, ठीक है, ऊतक बोलते हैं, ठीक है, त्वचा बोलते हैं, ऊतक से मिलकर बनती है। तो उसको क्या करती है, वो ग्लूटीन है एकदम एकदम उसको चिकनाहट प्रदान करती है, खून की उपलब्धता प्रदान करती है, राइट। और शरीर में आप देखोगे जो चिकनाहट आती है वो गेहूं की जब लोग रोटी खाते हैं तो उससे ही ग्लूटीन मिलता है उनको, ओके। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। साथ ही साथ आप जानते हो गेहूं एक प्रकार का देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फसल मानी जाती है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके अगर उत्पादक राज्य अगर देखे जाए तो उत्पादक जो राज्य हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन के क्षेत्र में, तो सबसे पहले आता है यूपी। यूपी प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद पंजाब आपको मिल जाएगा, पंजाब के बाद आपको हरियाणा है, हरियाणा, हरियाणा के बाद आपको मिलेगा एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, राइट। बिहार भी आपको मिलेगा, ओके। तो ये कुछ उत्पादक क्षेत्र राज्य हैं जो गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल है।
राइट। बिहार भी है, बिहार भी आप देखोगे तो हरियाणा और एमपी के बीच में आपस में टकराव रहता है, कभी हरियाणा आगे, कभी एमपी आगे, कभी हरियाणा आगे, फिर कभी एमपी आगे। राइट, तो इनके बीच में भी टकराव बना रहता है। तो ये तो एक प्रकार का डाटा है, हर साल ये उसके उत्पादन क्षमता पर डिपेंड करता है, तो उस पर ये आगे पीछे होता रहता है। चलो, अगर बात की जाए कि ये फसल जो होती है तो किस प्रकार की मिट्टी में उगती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो जलोढ़ मृदा होती है, तो जलोढ़ मृदा में आपको मैंने कई प्रकार की मृदा, जलोढ़ मृदा में आपको मैंने बताया था कि जलोढ़ मृदा होती है, तो जलोढ़ मृदा में आप जानते हो किसकी मात्रा होती है, वो होती है पोटेशियम की। राइट, साथ ही साथ सिलिकॉन की मात्रा मिल जाएगी, कुछ इसमें मैग्नीशियम की भी मात्रा मिल जाएगी। राइट, और आप देखोगे इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसकी है वो कमी रहती है, जबकि ये काफ़ी भरपूर मात्रा में रहते हैं। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसमें आप जानते हो कि सिलिकॉन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनकी गुणवत्ता बनी रहती है, इनकी पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है एट माइक्रो और माइक्रो लेवल पर। तो इसकी वजह से ही आप जानते हो जो गेहूं है, तो गेहूं की जो जड़ें हैं उसमें क्या है, पंपिंग बनी रहती है, और वो जल के माध्यम से क्या है, पृथ्वी में जितने पोषक तत्व ऊपर की परत में पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा में, तो उसको क्या करते हैं, संसूचित करते हैं। राइट, क्या करते हैं, किस का तो जैसा मतलब संसूचित करते हैं। तो यह क्या करते हैं कि जो फसल होती है, तो फसल में आप जानते हो कि नीचे जड़ें होती हैं, वहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। राइट, वो जीवाणु अलग होते हैं जो वहाँ पर नाइट्रोजन की सुविधा प्रदान कराते हैं, नाइट्रेट के रूप में प्रदान कराते हैं। तो वो चीज़ें आपको मैंने कंप्लीट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ओके, तो एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, तो ये गेहूं जो उत्पादन है, तो गेहूं में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं नीचे बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे इनको जो इनको जड़ों के माध्यम से इनको जल उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ है। और आप देखोगे कि इसमें पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। राइट, ये कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ऊपर से ये क्या करते हैं, सर्दियों में आप जानते हो जितना भी सूर्य का प्रकाश इन्हें मिलता है, तो इसे सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं और नीचे से जल संशोषित करते हैं। तो इसकी जो पिंडी या इसको हम बोलते हैं जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में ये निरंतर क्या करते हैं, अपना एक फसल सॉरी इसे जो जल है उसको क्या करते हैं, एक तंत्रिकाओं के माध्यम से इस प्रकार की वितरित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इनकी जो फसल है काफ़ी उपजाऊपन आता है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि जलोढ़ मृदा के साथ साथ इसमें ऐसी कुछ मृदा मिल जाएगी, जैसे दोमट मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, इसी में चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। राइट, चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी में भी ये फसल काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। ओके, चलो, तो ये माइंड में आपके सेट हो जाना चाहिए, दोमट मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत में आपको पता होना चाहिए उत्तरी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में और मध्य भारत में भी ये गेहूं जो है काफ़ी क्षेत्र में इसकी बुवाई हो जाती है, तो इस वजह से इसकी खाद्यान्न आपूर्ति है वो संपूर्ण भारत में रहती है। चलिए, तो समस्त अगर विश्व की बात की जाए, तो समस्त विश्व में अगर देखा जाए तो चीन नंबर 1 पर रहता है, जबकि भारत है वो दूसरे नंबर पर है। ओके, और अमेरिका है वो तीसरे नंबर पर है। तो विश्व में खाद्यान्न या गेहूं के खाद्यान्न उत्पादन को लेकर के देखा जाए तो चीन प्रथम स्थान पर है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका है। तो इस प्रकार के इनका जो ये डाटा रहता है ये एक समान रहता है। ओके, इसके बाद आप जानते हो कि समस्त विश्व में गेहूं के उत्पादन के बहुत सारे आपको क्षेत्र मिल जाएंगे। जैसे आप अमेरिका में चले जाओ, तो अमेरिका वाले क्षेत्र में आपको पेरीज देखने को मिल जाएगा। ये एक प्रकार से गेहूं के मैदान के क्षेत्र हैं। ओके, कि घास के मैदान के क्षेत्र हैं, उसमें घास के मैदान का मतलब यही है कि उसमें गेहूं उत्पादन होता है, तो ये पेरीज है। राइट, अमेरिका में पेरीज है। जबकि आप नीचे साइड अगर आओगे दक्षिण अमेरिका में, तो अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगा पंपास। ओके, तो अर्जेंटीना में पंपास आपको मिलेगा। चलो, इसके बाद आप जानते हो ऊपर यूरोप में, अगर आप यूरोप वाले क्षेत्र में जाओगे तो यूरोप में आपको मिल जाएगा स्टेपीज, तो यूरोप में आपको स्टेपीज मिल जाएगा। जबकि अफ्रीका में आओगे तो साउथ वाले अफ्रीका में अगर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको मिलेगा वेल्ड्स। तो साउथ अफ्रीका में आपको वेल्ड्स मिल जाएगा। राइट, इसके बाद
आपको ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स मिल जाएगा, राइट। जबकि न्यूजीलैंड में कैंटरबेरी नाम से जानते हैं, कैंटरबेरी। तो ये कुछ प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र हैं या मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं की उपलब्धता या गेहूं के उत्पादन का जो क्षेत्र है इसे ही बोलते हैं। जैसे पेरीज है, पंपास है, स्टेपीज है, बेल्ट्स है, डाउन्स है, कैंटरबेरी है। ये कुछ मुख्य प्रमुख उत्पादक ये मैदान हैं जहाँ पर गेहूं के मैदान, वैसे ये घास के मैदान बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फसल होती है, गेहूं होता है। तो गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र माने जाते हैं, राइट। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगर बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं की तो बहुत सारी आपको किस्में देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो किस्में में आप जानते हो जैसे बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक। तो बायो फोर्टिफिकेशन आप जानते हो, बायो फोर्टिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बायो फोर्टिफिकेशन मतलब एक पारंपरिक पौधों का प्रजनन होता है, राइट। पारंपरिक पौधों का प्रजनन होता है। साथ ही साथ आप देखोगे इसके अंतर्गत जो औद्योगिक जो जैव प्रौद्योगिकी से पौधा की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि की जाती है। बायो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से जो पारंपरिक जो पौधे होते हैं उनकी प्रजनन जो क्षमता है उसमें वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे जैव प्रौद्योगिकी या तकनीकी के माध्यम से जो पौधा होता है, राइट, जो पौधा होता है उसे पोषण प्रदान की जाती है। साथ ही साथ उस पौधे की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है, उसे कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन से क्या होता है कि जो आ, फसल है, चाहे वो गेहूं हो चाहे अन्य भी कोई भी हो, राइट, तो उन फसल की में उसके जो अंतर्गत जो क्या होता है कि उसको मॉडिफाइड करते हैं। तो उसे आप जानते हो कि पोषण प्रक्रिया के माध्यम से, तो पोषण की जो सुविधा है उसको जड़ों के माध्यम से उसे उपलब्ध कराते हैं, राइट। साथ ही साथ देखोगे तो इस पे आप जानते हो कि जो प्रकाश है उसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकाश की जो संचित प्रक्रिया रहती है वो एक समान रहती है, राइट। बायो फोर्टिफिकेशन से प्रकाश से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बस नॉर्मली ये होता है कि जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस समय जो बायो फोर्टिफिकेशन की पोषण की क्षमता है वो उसको क्या है सहायता प्रदान करती है जड़ों के माध्यम से। तो इसलिए बायो फोर्टिफिकेशन से जो उसमें जीवाणु होते हैं उनको क्षमता मिल जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि नीचे से जड़ों को क्या करें, वो उत्पादन की वृद्धि का दर करें, राइट। तो इस प्रकार से जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है उससे पोषण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, राइट। इससे क्या है कि थोड़ा ये है कि फोर्टिफिकेशन से काफ़ी जो पौधा होता है स्ट्रांग हो जाता है, निरंतर इसमें क्या है पोषण की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी। तो एक प्रकार का बायो फोर्टिफिकेशन को आप समझ सकते हो। ओके, आप जानते हो गेहूं का अगर बायो फोर्टिफिकेशन अगर देखा जाए तो H1, अगर गेहूं का बायो फोर्टिफिकेशन को अगर समझना है तो गेहूं का जैसे H1 और 6-3-3-3 प्रोटीन, ओके, तो ये एक प्रकार का गेहूं का क्या है बायो फोर्टिफिकेशन रूप है, राइट। इसके बाद जानते हो कि इसमें आपको क्या मिलेगा, आयरन मिल जाएगा, राइट, जिंक में भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इस वजह से ये जो है गेहूं की जो बायो फोर्टिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पोषण की क्षमता है गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हो जाती है। आयरन जिंक इसमें भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन का एक अच्छा उत्पादक माना जाता है गेहूं, जिसे बायो फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि बात ये आती है कि गेहूं के क्षेत्र में और भी आपको किस्में मिल जाएंगी, जैसे हाइब्रिड मिल जाएगा, लोकमन मिल जाएगा, ठीक। तो गेहूं में आप जानते हो हाइब्रिड है, हाइब्रिड गेहूं है, ठीक, लोकमन है, इनके आपने नाम सुने हो। तो ये इंपॉर्टेंट किस्में मानी जाती हैं गेहूं के क्षेत्र में, ओके। तो यही जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादातर हाइब्रिड है, लोकमन है, इन गेहूं का क्या है करते हैं वो रोपण कर सॉरी उसका बुवाई करते हैं, ओके। तो ये उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और इससे क्या है कि लोगों को इसमें जो उत्पादन वृद्धि है, राइट, वो उनका जो उसका जो रेट है वो ठीक ढंग से मिल जाता है, राइट। तो इस वजह से लोग क्या है हाइब्रिड लोकमन है इन गेहूं के जैसी किस्में हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं बुवाई करते हैं,
चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि इसके क्षेत्र में आप जानते हो सरकारी पहल है, तो वैसे ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं प्रथम लेक्चर में। तो इसमें भी अगर आप समझना चाहो तो आप जो मैक्रो मैनेजमेंट मोड है वो भी काम कर रहा है। मैक्रो मैनेजमेंट मतलब है कि पोषण की क्षमता में आपको दो प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। एक तो मिलते हैं माइक्रो लेवल पे, एक मिलते हैं माइक्रो। एक मैक्रो है, एक माइक्रो है, राइट। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। तो स्थूल पोषक तत्व तो आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको जमीन मिलेंगे, सूक्ष्म भी आपको जमीन मिलेंगे। लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि स्थूल पोषक तत्वों में जो धातुएं होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपको ऐसे कुछ धातुएं बहुत छोटी सूक्ष्म कणों की होती हैं और इसमें गैसीय अवस्था जैसी भी देखने को मिल जाएंगी, जो कहीं ना कहीं इनके जो पीपीएम कण होते हैं बहुत ही कम जो कम होते हैं, ठीक है। 2.5 तक के आपको देखने को मिलेंगे। स्थूल वाले में आपको 10 तक के मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जानते हो ये सूक्ष्म कण और स्थूल है, ठीक है। इनकी विशेषता जो है या इनकी प्रधानता जो है वो आपको गेहूं में वहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो इसलिए सरकार ने इसके लिए एक पहल की है, वो है मैक्रो मैनेजमेंट मोड, ठीक है। इसको क्या है कि जितने भी ये फसलें हैं उसमें जो माइक्रो लेवल के हैं या मैक्रो लेवल के जो भी उसमें कणकीय पदार्थ हैं, राइट, या जो भी धातुएं हैं उनकी क्या है एक उपलब्धता बनी रखे। साथ ही साथ इससे क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको छोटे पे जैसे वो जब उनका प्रवर्धन होता है तो उस प्रवर्धन प्रक्रिया के दौरान यही जो सूक्ष्म और पोषक तत्व हैं वो निरंतर उनको भरपूर मात्रा मिलते रहें। ओके, तो इसके लिए सरकार इस प्रकार प्रयास कर रही है। दूसरी बात आती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी इसमें काम कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आप देखोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्यान्न से है उसकी सुरक्षा करना है, उसका रखरखाव करना है, राइट। तो ये गेहूं के क्षेत्र में आप जानते हो कि जो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज होते हैं, सरकार है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत उसको बनाए रखती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय खाद्य मिशन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उसके तहत जो भी एक्टिविटीज होती है या उसके द्वारा निर्धारित जो भी डायरेक्शन होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, वो आपको नीचे तक जितनी भी उसकी एक पूरा हाईरार्की प्रकार से एक वर्क प्रणाली होती है, राइट, सिस्टम होता है, वो सिस्टम के तहत क्या होता है कि इसको विनियमित किया जाता है और रखरखाव किया जाता है, राइट। तो ये माइंड में आपको सेट होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो आपको पता ही होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में क्या कर रही है कि वो उसका कृषि का एक प्रकार का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। मतलब कि राष्ट्रीयकरण का मतलब यही है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कृषि की आवश्यकताएं हैं, एक कृषि में जो भी जिस प्रकार की उर्वरक क्षमता की कमी हो या उसमें पोषक तत्वों की कमी हो, उनकी भरपूर मात्रा में उपलब्धता प्रदान करना है। साथ ही साथ किसानों को जागरूक करना है उस क्षेत्र विशेष में। तो इसलिए ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी कृषि क्षेत्र में तो बहुत सारी योजनाएं हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराई हैं, वो आप माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो गेहूं है इसके विषय में आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी आती है तिलहन। तो तिलहन आप जानते हो ये भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। इसका ज़्यादातर निर्यात नहीं आयात होता है। इन तिलहनों का आयात भी करती है गवर्नमेंट, निर्यात तो नहीं कर पाती है। रीज़न यही है कि तिलहन की आप देखोगे जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ओके, तो तिलहन में आप जानते हो बहुत सारे तिलहन के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो तिलहन में मतलब कि जिनसे ऑयल बनता हो वो सभी तिलहन के ही अंतर्गत शामिल करते हैं। तो तिलहन में आप जानते हो जैसे सरसों को शामिल कर लेते हैं, सोयाबीन को शामिल कर लेते हैं, मूंगफली को भी का ऑयल है उसको भी शामिल कर लेते हैं, इसके बाद पाम ऑयल है उसको शामिल कर लेते हैं। ऐसे आप देखते हो कि बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो एक प्रकार का पहले से समझ लो, तिलहन एक प्रकार का बसा होता है, ठीक है, बसा होता है। और हमेशा याद रखना तिलहन से बना अगर आयल है, राइट, ये आयल है, ये कभी भी जमता नहीं है। ओके, ये कभी भी नहीं जमता है। अगर इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ अगर मिला दी जाएं तो अशुद्धियाँ जम जाएंगी, तो वो तेल जो है वो आपको जमाव प्रकृति का दिखाई पड़ेगा क्योंकि वो अशुद्धियाँ जम गई हैं। और एक्चुअली में तेल है वो जमता ही नहीं, कभी नहीं जमता है। उसमें एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ मिलता है, ठीक है, वो एक बार आप नेट पे सर्च कर लेना, दिमाग में आ जाएगा। उसमें एक रासायनिक
ठीक है, तो वो चीज़ एक आप माइंड में सेट कर लीजिए कि इसकी वजह से इसमें ऑयल जो है वो जमता नहीं है। बात ये आती है कि ये जो तिलहन होता है ये एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिल अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है और जटिल कार्बनिक अम्ल होता है। राइट, कार्बनिक अम्ल होता है जटिल, इसको हम इस प्रकार से जटिल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जानते हो कार्बन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। एक श्रृंखलाओं में जुड़े हुए कार्बन होते हैं जिसमें CN2H आपने सूत्र पढ़ा हो, CN2N2N+2। ठीक, इस प्रकार से आपने जो संतृप्त असंतृप्त आपने पढ़े हों। ठीक है, तो वो आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो आप एक चीज़ माइंड में और सेट कीजिए कि जो तिलहन होते हैं तो तिलहन में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो ये जैसे आपने देखा हो जो तेल होता है, तेल तो वो एक प्रकार का असंतृप्त होता है। राइट, असंतृप्त होता है। क्यों असंतृप्त? इसलिए होता है क्योंकि इसकी क्रिया है वो हाइड्रोजन और निकल से नहीं होती है। राइट, हाइड्रोजन और निकल से नहीं होती है, इसलिए यह जो तिलहन है वो असंतृप्त के रूप में रहता है। इसका जो तेल है वो असंतृप्त रूप में रहता है, इसी वजह से ये जमता नहीं है क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो हाइड्रोजन से नहीं होती है। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से अगर इसकी क्रिया करा दी जाए तो यही जो तिलहन है, यही जो तेल है, ये घी का रूप ले लेगा। राइट, वो घी का रूप या डालडा जिसे बोलते हैं डालडा, उसका रूप ले लेगा, जम जाएगा। ठीक है, तो असंतृप्त आप जानते हो कि अगर इसकी बात की जाए असंतृप्त में तो आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो C17, ठीक है, H33 COOH। तो इस प्रकार से ये तीन श्रृंखलाओं से जुड़ा होता है, H33 COOH, C17 H33 COOH। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो असंतृप्त ये तेल का सूत्र है। राइट, ये किसका सूत्र है? बसा, जिसे बसा बोलते हैं उसका ये सूत्र है। और बसा है जो तेल एक प्रकार का बसा ही होता है, तेल एक प्रकार का बसा ही होता है। जो फैक्ट होता है, फैक्ट बोलते हैं, फैट से होता है, वो हमारी बॉडी में जमता रहता है और बॉडी को काफ़ी तंदुरुस्त बनाने में, उसको स्ट्रांग बनाने में इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन एक चीज़ माइंड में सेट कर लो कि अगर इसी तिलहन की या तेल की इसको अगर क्रिया इसकी हाइड्रोजन से और निकिल की उपस्थिति में, हाइड्रोजन से निकिल की उपस्थिति में, आप इस प्रकार समझो, हाइड्रोजन से और निकिल की अगर इसकी उपस्थिति में करा दिया जाए तो यही जो हाइड्रोजन की कार्बन जो हाइड्रोजन है, राइट, यही हाइड्रोजन है, इसमें वृद्धि हो जाएगी तो C17H35 COOH। राइट, C17H35 COOH, C17H35 COOH। ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना कि इस प्रकार से होता है, वो आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं एकल बंध से। तो ये जो है ये एक प्रकार का संतृप्त होता है। संतृप्त का मतलब यही है, तृप्ति है, उसमें तृप्ति है, तो इसलिए वो क्या है, जम गया है। राइट, वो जम गया है तो यही एक प्रकार का आपको घी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही तिलहन जो है वो घी का रूप ले लेता है जब उसे हाइड्रोजन और निकल से क्रिया उसकी जब कराई दी जाती है तो वही असंतृप्त है, वो संतृप्त बन जाता है। और एक्चुअली में ये जो है वनस्पति तेल का सूत्र है। राइट, वनस्पति तेल, और वनस्पतियों में आप जानते हैं ये सभी तिलहन एक प्रकार की वनस्पति ही होती हैं, इनका तेल जो है वो उसका जो फार्मूला है यही होता है और ये असंतृप्त होता है। राइट, तो इतना तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। चलो, तो भारत में अगर तिलहन के अगर उत्पादन की बात की जाए तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तिलहन का है तो वो आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। जैसे सोयाबीन भी है, तो सोयाबीन आपको एक बार इसको साफ कर लें, ठीक है, फिर आपको समझाते। तो सोयाबीन आप जानते हो, जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन का तेल है, चलो, तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में आपको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सोयाबीन का तेल होता है, सोयाबीन, या हम कह सकते हैं सोयाबीन ऑयल। ठीक, पहला आता है सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल जो है आपको सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिल जाएगा। और ये जो है एमपी वाले क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति है, एमपी में भी होता है और नीचे दक्षिण में यूपी में थोड़ा मिलेगा। ओके, तो एमपी में इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा मिल जाएगी देखने को।
दूसरा अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत आता है मूंगफली का तेल, तो मूंगफली ऑयल है। ठीक है, ऑयल देखो, ऑयल का फार्मूला यही होता है, लेकिन बस यही है कि ये मूंगफली का है तो मूंगफली का ऑयल हो जाएगा। मूंगफली का ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, गुजरात वाला एरिया है, वहाँ मिल जाएगा आपको। तीसरे नंबर पे अगर आता है तो सरसों का तेल आता है ना, सरसों का ऑयल। तो सरसों का जो ऑयल है, राइट, ये आपको कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा? ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा जो सरसों होती है वो राजस्थान में होती है। ठीक, और ये इस पे देखा जाए तो जीएम फसल के रूप में इसको परिवर्तित किया जा रहा है। जो जो जेनेटिक है, जो मॉडिफाइड है वो सरसों को, ठीक है, इस पर वर्क चल रहा है गवर्नमेंट का निरंतर, उसमें तकनीकी काम हो रहे हैं। इसके बाद आप जानते हो नारियल का तेल है, तो नारियल का तेल आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा केरल वाले क्षेत्र में। ठीक, सबसे ज़्यादा नारियल का तेल वहीं मिलता है। 5 नंबर पे आता है सूरजमुखी, तो सूरजमुखी जो है वो आपको मिलेगा, सूरजमुखी है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक वाले रीजन मिलेगा। 6 नंबर पे आता है गुली का तेल, तो गुली का भी तेल मिलेगा। ठीक, और ये मिलेगा आपका हिमालय वाले क्षेत्रों में। इसके बाद बादाम का तेल मिलेगा, बादाम का तेल मिलेगा। ठीक है, और कैनोला का भी मिल जाएगा, कैनोला का तेल। ओके, अब ये इनके जो राज्य हैं आप देख सकते हो, बादाम कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एक प्रकार का ये गर्म है, तो बादाम है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, गर्म होते हैं ना ये। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कैनोला भी है, और साथ ही साथ इसके बाद अब आता है आपका पाम ऑयल आता है। पाम ऑयल देखते हो, ताड़ ऑयल होता है, पाम ऑयल भी आप लिख सकते हो। और पाम ऑयल है भारत सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, उधर का रीजन है, वहाँ से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल उत्पादन इंडोनेशिया वाला देश है। और भारत 2/3 कम से कम इसका आयात करता है, क्योंकि भारत में इसकी अगर आप उत्पादन देखोगे तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक, बहुत कम होता है। पाम ऑयल के लिए पाम ऑयल योजना सरकार, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है। राइट, उसके लिए आप जानते हो एकीकृत बागबानी फसल है योजना है गवर्नमेंट की, उस पर पाम ऑयल से लेकर के सरकार के कुछ प्रयोजन व्यवस्थाएं वहाँ पर रेगुलेट हो रही हैं। तो पाम ऑयल अगर देखा जाए तो पाम एक प्रकार का पौधा होता है, उससे निकलने वाला जो तेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये भारत में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पाम ऑयल का। राइट, 2/3 कम से कम निर्यात करता है भारत। पाम ऑयल जो है वो पूर्वोत्तर भारत में मिल जाएगा। और इसके आप जानते हो कि भारत में जो कॉस्मेटिक जो वस्तुएं होती हैं, कॉस्मेटिक बोलते हैं, ठीक, कॉस्मेटिक के जो सामान होते हैं, राइट, वस्तुएं होती हैं, उसमें ये काम आता है। जैसे लिपस्टिक बनाने में है, क्रीम बनाने में है, तो इनमें भी ये सौंदर्य के क्षेत्र में पाम ऑयल है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो सुंदरता आप देखते हो, निखार आने लगा है, ये जो प्रचार आपने गोरा गोरा बदन है, ये जो है ना पाम ऑयल जो है, यही एक प्रकार का देखा जाए तो ये सौंदर्य क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपको वैसे तो बादाम का भी आपको मिल जाएगा, और भी है सूरजमुखी का, ये भी है, लेकिन पाम ऑयल है जो इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। ठीक है, तो भारत सरकार ने पाम ऑयल को लेकर के एक अपनी अलग से और इस पे मसौदा तैयार किया है। ओके, इसके बाद आप जानते हो कि ताड़ का भी तेल होता है, जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ताड़ मिल जाएंगे आपको, फिनिक्स मिल जाता है। ठीक है, तो जो डेल्टाई वाले क्षेत्र में ताड़ मिल जाते हैं, तो ताड़ का भी आपको ऑयल मिल जाएगा। तो इतने इतने सभी हैं, ये भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पाम ऑयल है वो सबसे कम मिलता है, तो भारत निरंतर उस पर आयात करता है। चलो, तो आपको ये चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए। लेकिन इनका यूज है वो अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, कुछ गालों में लगाने के लिए होता है, कुछ खाने के लिए, कुछ दवाओं में भी यूज करते हैं। वैसे नारियल का तेल भी खाते हैं लोग, सरसों का तो खाते ही हैं, लगाते भी हैं, सब करते हैं, मूंगफली का खाते हैं, सोयाबीन का भी खाते हैं, ठीक, सूरजमुखी का भी लगाते हैं, खाते हैं। राइट, गुली का तेल है, इसको आप जानते हो ये दवाइयों में काम में आता है। बादाम का तेल है, त्वचा को चिकना करने के लिए भी करते हैं। कैनोला का तेल है, ये भी आपको दवाइयों में यूज मिल जाएगा, चोट वोट लग जाती है उसमें भी इसका प्रयोग कर लेते हैं।
पाम ऑयल है, सौंदर्य के क्षेत्र में यूज कर लेते हैं। तो इनका सभी का अपना अपना एक यूज होते हैं, अपने अपने जो भी इनकी जिस जगह पे इनकी मतलब कि यूज करने की अपनी एक विशेषता होती है, उस अकॉर्डिंग ये यूज किए जाते हैं। चलो, तो माइंड में आपको ये चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। चलो, तो ये कुछ हमारे भारत में उत्पादन की देखा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से इसमें आपको क्या जानना है, ठीक है। तो ये अपने अपने अलग अलग ये राज्य हैं, सभी राज्यों में कुछ ना कुछ तेल होता ही है, ठीक है। अगर भारत में टोटल अगर तेल की बात की जाए तो 31 से 32 मिलियन आपको उत्पादन देखने को मिलता है। 31 से 32 मिलियन आपको उत्पादन मिल जाएगा। बहुत ही कम उत्पादन है इसका, बहुत ही कम आपको उत्पादन मिलेगा, ठीक है। तो भारत इसकी आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो भारत विदेशों से भी इसका आयात करता है। चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी पाम ऑयल है 2/3 मतलब 2/3 जो है वो आयात ही करता है विदेशों से, इंडोनेशिया से, ठीक। तो सॉरी, आज के लेक्चर में क्रॉप्स के संदर्भ में आज के इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रॉप्स के फसल के संदर्भ में जो अन्य फसलें हैं उनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।